बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आप जानते होंगे कि एंजाइम्स क्या है, तो इसमें हम जनरली एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। एंजाइम का जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे, एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ना इसके कुछ मतलब स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या था, इसको किन किन मालिक्यूल की मज़ीद जो है वो फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ हम इसी चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे। ये चैप्टर आपका शॉर्ट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस लिहाज से? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स। बेसिकली जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो आपने पिछला चैप्टर भी पढ़ा था, आपने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि जो प्रोटीन्स में आपने एग्जांपल देखी थी कि भाई जो है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर के उसमें जो है ना वो एंजाइम्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर टर्शरी में कि हम क्या कहते हैं एंजाइम्स की जो है वो एग्जांपल्स आती है। तो एंजाइम्स बेसिकली अगर हम इनका देखें कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रोटीन से बिलोंग करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका अगर हम कहें कि फंक्शन क्या होता है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन रिएक्शंस को क्या करते हैं, उनके स्पीड अप करते हैं, ठीक है, उनको फास्ट करते हैं। और हर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि प्रोटीन की डाइजेशन होनी है या लिपिड की ब्रेकडाउन होनी है, तो उनके लिए वही एंजाइम होगा जो कि लिपिड की ब्रेकडाउन कर सकेगा। वो एंजाइम लिपिड के लिए अलग होगा, प्रोटीन के लिए अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है वो क्या होगा, अलग होगा। तो इसी तरह से हम कहते हैं दीज आर द स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये असेंशियल हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसके बगैर भी, एंजाइम्स के बगैर भी क्या हो सकता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है, लेकिन वो बहुत ही लो रेट पे जो है वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। मतलब इतना लो रेट होगा कि हमारी बॉडी जो है वो अपने अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन ही नहीं रख सकेगी, रिएक्शन ही नहीं हो सकेगा। मतलब हमें एनर्जी की ज़रूरत है जो है ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन के लिए, एनर्जी की ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन होनी है जिसे एनर्जी मिलेगी, तो वो प्रोसेस ही अगर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होगा तो एनर्जी जो हमें अभी चाहिए तो वो तो बहुत अरसे बाद हमें मिलेगी अगर एंजाइम उसको जो है वो क्या करे, कैटालाइज ना करे। तो इसलिए एंजाइम जो हैं वो एसेंशियल होते हैं टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आपको पता है प्रोटीन्स के सब यूनिट्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इन जो डायरेक्टली हम ये भी कह सकेंगे कि एंजाइम जो हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर कवाइल हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, और इन्होंने एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाया होता है। अगर आपको माइंड में हो, जैसे हीमोग्लोबिन का अपने स्ट्रक्चर देखा था जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ रहा था, तो उसी तरह का ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉइल होकर एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो क्या होता है, एंजाइम्स होता है। तो अगर आप देखें तो आपने इस लाइन में क्या पढ़ा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलर होता है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम बात करते हैं कि भाई जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता नहीं कि सारे का सारा एंजाइम जो है वो क्या करे, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो, बल्कि एंजाइम के स्ट्रक्चर का सिर्फ छोटा सा पोर्शन जो है वो क्या कर रहा होता है, जो होता है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी यही कि वो एक्टिविटी जिसमें वो क्या कह रहा है, किसी रिएक्शन को कैटालाइज जो है वो कर रहा है, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि बजाय इसके कि पूरा जो है एंजाइम वो हिस्सा ले कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर, तो क्या होता है कि सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का, और उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो वो एक्टिव साइट जो है बेसिकली वो जो है वो क्या कर रही होती है, कैटालाइज कर रही होती है पूरे के पूरे रिएक्शन को। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे होते हैं, जो मालिक्यूल्स हिस्सा ले रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट है वो आके एंजाइम के साथ अटैच होगा एक्टिव साइट पे, और उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे।
और जो बाकी जो अमाइनो एसिड्स होंगे, अब हमने कहा है कि पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो अमाइनो एसिड बना हुआ है। अब जो एक्टिव साइट है वहाँ पे भी क्या है, अमाइनो एसिड मौजूद हैं। अब वो सिर्फ कुछ अमाइनो एसिड होंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने, बाकी जो पूरा गोल सा स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें जितने भी अमाइनो एसिड होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, वो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। लेकिन जो कि एक्टिव साइट पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे, वो वाले जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब बेसिकली कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, टोटली प्रोटीन पे जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब उनको फंक्शनिंग के लिए किसी और जो है ना मालिक्यूल की, किसी और आयन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें के नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की ज़रूरत होती है टू वर्क, ठीक है, टू फंक्शन प्रॉपरली। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट आता है जो कि एंजाइम के साथ मिलकर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर होता है ये एक्चुअली एक हेल्पर मालिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। ये एक दोस्त के तौर पे एक्ट करता है, एक जो है ना कोफैक्टर आप वैसे कहते हैं, को का मतलब भी क्या होता है, जो कंबाइनली दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करता है। तो ये वो वाला फैक्टर होता है जो कि ब्रिज के तौर पे एक्ट करेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के दौरान, और इसी तरह से क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होगा ये भी। आप बेसिकली बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये जो को फैक्टर होते हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उस एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और उस एनर्जी से क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। उनको एंजाइम जो है वो इजीली कैटालाइज कर सकेगा। और क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए ये जो एनर्जी है वो कोफैक्टर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो मेटल आयन को यूज़ करते हैं कोफैक्टर के तौर पे, ठीक है। कोफैक्टर जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कुछ जो एंजाइम्स हैं वो मेटल आयन को यूज़ करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम है, कॉपर, जिंक वगैरह हो गए हैं। अब ये वाले जो कोफैक्टर जो कि क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल मतलब जो कि काम जब इनका ख़त्म हो गया, काम ख़त्म होने के बाद जो मतलब एंजाइम ने किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर दिया, प्रोडक्ट बन गई, तो ये जो कोफैक्टर होगा ये उससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। अगर ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक जो है वो क्या होगा, आयन होगा। अच्छा, नीचे आप लोग अगर डायग्राम देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब जैसे उन्होंने बताया कि ये जो ब्लू सा आपको नज़र आ रहा है, ब्लू वन इज़ द इंजाइम मालिक्यूल, ठीक है। ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है, ये अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर आपको एक नज़र आ रही है जहाँ पे इन्होंने लेबल किया हुआ है एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव साइट है जिसने कैटालाइसिस में टेक पार्ट करना है। इसमें सिर्फ चंद अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हैं। आप खुद देखें यहाँ पे चंद हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा सारे जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। अब इसी के साथ आपने देखा है कोफैक्टर मालिक्यूल, कोफैक्टर भी मौजूद है। अब ये जो कोफैक्टर है ये अटैच होगा, नेक्स्ट आप देखें एरो के बाद आपको नज़र आएगा सबस्ट्रेट ग्रीन कलर के, सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, पहले कोफैक्टर अटैच हुआ तभी सबस्ट्रेट क्या हो गया, ईजिली अटैच हो गया। और जब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो अलग हो गया, तो जो आपका कोफैक्टर है वो भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और इसी तरह से एंजाइम्स को और कोफैक्टर को हम दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कि भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है तो वो बस उसी में यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, अगर एक कोई जो है एंजाइम हो रहा है यूज़ या कोफैक्टर है तो वो दोबारा से रीयूज़ भी हो जाते हैं। अब जब हमने जैसे कि बात की कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर जो है अगर वो प्रोटीन पार्ट यानी कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, मतलब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अगर वो लूजली बॉन्ड है, मतलब इतना ज़्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं है, लूजली अटैच होगा, तो वो कहलाएगा कोएंजाइम। तो ये बेसिकली कोफैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या फिर वो क्या होता है, कोएंजाइम होता है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोवलेंटली बॉन्ड होगा तो वो कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली अटैच होगा तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। अब बेसिकली क्या होते हैं कि विटामिन्स वगैरह भी जो होते हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, विटामिन्स की जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और एंजाइम्स की तरह ही विटामिन्स की भी थोड़ी सी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और कोएंजाइम्स को भी हम बार बार जो है वो यूज़
कर सकते हैं। अब ये मेरी बात याद रखिए, ये डिफरेंट टर्म्स हैं और ये टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है अब जब इंजाइम, वो वाला इंजाइम जिसमें उसके साथ कोएंजाइम भी अटैच है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच है, अब उस इंजाइम के साथ अगर हम उसके कोएंजाइम को भी रिमूव कर दें, या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का अच्छी बात है एक ही अटैच होगा, वो अगर हम रिमूव कर दें तो सिर्फ वो एक इंजाइम रह जाएगा, तो उसको हम कह देंगे एपो इंजाइम। उसको क्या बोलेंगे? एपो इंजाइम बोलेंगे। अब अगर हम जो है उसी इंजाइम के अंदर हम जो है ना कोएंजाइम ऐड कर दें या प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड कर दें, तो वो जो एपो इंजाइम होगा वो क्या कहेगा, अपनी इंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है उसको दोबारा से रीस्टोर कर देगा। मतलब दोबारा से वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कब? जब हम उसमें कोएंजाइम जो है प्रॉपर कंसंट्रेशन में ऐड कर देंगे। अब एक्टिवेटेड एंजाइम कौन सा होता है? एक्टिवेटेड एंजाइम जो है वो वाला एंजाइम होगा जिसमें क्या होगा, उसके साथ कोफैक्टर जो है वो मौजूद होगा, और ऐसे एक्टिवेटेड एंजाइम को हम बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। अब ये जो टर्म्स हैं ये अक्सर आपके पेपर में आती हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। तो मेरी सिंपल सी बात है, एपो एंजाइम क्या होगा, जिसमें सिर्फ एंजाइम होगा, उसमें कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं होगा, वो एपो एंजाइम होगा। ठीक है, और वो इनएक्टिवेटेड होता है। लेकिन अगर उसी एंजाइम में हम कोएंजाइम ऐड कर दें या उसके साथ कोएंजाइम या कोफैक्टर अटैच होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा होलो एंजाइम कहलाएगा। ये इनका डिफरेंशिएशन जो है वो अक्सर आता है। अब आपके पास आ जाता है क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट क्या है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या हैं, एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, ये सारी डेफिनेशन जो हैं ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स की एग्जांपल दें, जैसे मैग्नीशियम है, फेरस जो है, जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह, ये एक्टिवेटर्स हैं जो डिटैचेबल हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? एक्टिवेटर्स हैं। इनका पेपर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, बेसिकली अब एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हम अगर पूछेंगे भाई एंजाइम की अक्रेंस कहाँ पे होती है, एंजाइम प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं सेल में, तो एंजाइम जो हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और कुछ एंजाइम जो हैं ज़्यादातर साइटोप्लाज्म, जो सेल हमारे का साइटोप्लाज्म आता है वहाँ पे मौजूद होते हैं। और कुछ एंजाइम जो हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली जो है ना कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। आपने पीछे पढ़ा था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, तो उनके साथ भी कुछ एंजाइम जो हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और बेसिकली वो उन्हें लिविंग सेल एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो उधर ही जो है जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे अपना फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं कि जो जैसे आपने कहा कि कुछ एंजाइम्स जो हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे जो कि क्या होते हैं, उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करना होता है। तो जितने भी एंजाइम्स जो हैं जो क्लोरोप्लास्ट के लिए चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होंगे, वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। इसी के तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्रेब्स साइकिल ने होना है। ठीक है, तो उसमें जितने भी एंजाइम्स चाहिए होंगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स पे जो है वो मौजूद होंगे। अब इसी तरह से कुछ एंजाइम्स जो हैं जिन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे मौजूद होंगे, वो राइबोसोम्स के पास मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स कि एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खसूसियात क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ये इनको हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं कि ये वो वाले कैटालिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं। पहली बात आपने पीछे पढ़ा, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। दूसरी बात है कि वो क्या करते हैं, एंजाइम को जो है ना केमिकल रिएक्शन से उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और खुद जो है ये यूज़ नहीं होते, मतलब ये जस्ट उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और खुद जो है ये यूज़ नहीं होते। थर्ड बात है कि अब इनकी जो प्रेजेंस है, मतलब हम कोई केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है पायरुवेट के अंदर, तो अब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है तो बीच में एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये जो एंजाइम है ये प्रोडक्ट को जो इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये पायरुवेट को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये जस्ट क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहे हैं और सबस्ट्रेट में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कैटालाइज करेंगे।
अब फोर्थ पॉइंट ये है कि हम ये नहीं कि भाई इंजाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि स्मॉल क्वांटिटी जो है वो इंजाइम की रिक्वायर्ड होती है टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये जो है वेरी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि जैसे कि लिपिड है तो इसकी ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला उसकी ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीएज है, पेप्सिन है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट है जैसे स्टार्च है, उसके लिए अमाइलेज जो है वो एंजाइम है। तो डिफरेंट जो मालिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक नेचर होती है। ये नहीं कि भाई एक ही एंजाइम है और उसी एंजाइम ने सब मालिक्यूल्स की डाइजेशन जो है वो करनी है, ऐसा नहीं होता। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस भी देखें जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो वो एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सारे क्या हो रहे हैं, स्टेप्स आ रहे हैं। मतलब ग्लूकोज, अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है तो पहले ग्लूकोज ए फ़र्ज़ करें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी सी में, सी डी में। अब ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको अलग एंजाइम जो है वो कैटालाइज़ कर रहा है, बी जब सी में कन्वर्ट हो रहा है तो अलग उसको एंजाइम कैटालाइज़ कर रहा है, सी जो जब डी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको अलग एंजाइम जो है वो कैटालाइज़ कर रहा है। मीन्स कहने का ये कि डिफरेंट एंजाइम जो है डिफरेंट केमिकल स्टेप्स को क्या कर रहे होते हैं, कैटालाइज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट आ रहा है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव किस लिए होते हैं कि अगर हम इनके फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज लाएं तो इससे इनकी क्या करेगा, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में पढ़ा था कि ये वो वाली प्रोटीन्स होती हैं कि अगर हम इनके फिजियोलॉजी के अंदर या इनके फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर हम चेंजेस लाएं तो इससे इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसके साथ आपने एंजाइम की एग्जाम्पल पढ़ी। तो होता क्या है बेसिकली, फ़र्ज़ करें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इनका एक फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में फैक्टर है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होगा। डैमेज कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब ये जो एंजाइम है इसमें क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे। जब वो टूटेंगे तो मतलब वो क्या गोल स्ट्रक्चर रह सकेगा उस एंजाइम का, तो वो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डी शेप हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम पीएच उनकी में चेंज लाते हैं, टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, तो जो एंजाइम होते हैं उसका भी जो है वो क्या होता है, वो भी इफेक्टिव होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक 7वां पॉइंट ये है कि इनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, पीछे बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना जल्दी जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को जो है वो क्या करेंगे, लो डाउन करेंगे। चलें, यहाँ तक आप लोग का लेक्चर हो गया, करैक्टरिस्टिक्स हो गई। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये करैक्टरिस्टिक्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन मेन ज़्यादा इस चैप्टर में जो है वो शॉर्ट पे फोकस किया जाता है और ऑब्जेक्टिव पे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है वो पढ़ के फोकस कर लें, और इसको जो मैं पढ़ा रही थी काइंडली उसको जो है ज़रूर जो है वो पढ़ा करें। थैंक यू सो मच।